क्या आप मानोगे अगर मैं कहूँ कि BMW, मर्सिडीज और यहाँ तक कि रोल्स रॉयस जैसी अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स के इंजन्स एक इंडियन कंपनी असेंबल करती है। सुनने में ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनिए। अगर आपने इस कंपनी में 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो इन्वेस्टमेंट 20 लाख के आसपास होता। आज हम बात करेंगे इसी स्टॉक की और समझेंगे इसके पीछे की पूरी बिजनेस स्टोरी इन दिस एपिसोड ऑफ बिजनेस बिहाइंड स्टॉक्स, जहां हम स्टॉक नहीं उसके पीछे का बिजनेस समझते हैं। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे फोर्स मोटर्स की जर्नी, टेम्पो से लेकर ग्लोबल लग्जरी इंजीनियरिंग तक। ये कंपनी एक्चुअली ग्रो कैसे हुई और ये भी जानेंगे कि क्या ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट की कहानी है जो क्वाइटली रियल वेल्थ क्रिएट करता है। स्टोरी शुरू होती है एक विजनरी इंसान से, श्री नवल कमल कुंडलमल फिरोदिया। एक फ्रीडम फाइटर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसे इंसान जो इंडिया का फ्यूचर सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उसे शेप भी कर रहे थे। 1948 का टाइम था, इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था और उस वक्त जब ज्यादा लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने अपना लीगल करियर छोड़ दिया और जया हिंद इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। विजन क्लियर था, इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खुद बिल्ड करनी होगी। अब यहाँ से स्टोरी एक डिसाइसिव टर्न लेती है। उस वक्त इंडिया में मोबिलिटी एक रियल चैलेंज थी और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए श्री N.K. फिरोदिया ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया इन्विजन किया, मोटराइज्ड रिक्शा। और इस आइडिया को उन्होंने कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया। इंडिया का पहला ऑटो रिक्शा डेवलप हुआ और इस इनोवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने शोकेस किया गया, जहां एक कंप्लीटली नई कैटेगरी का पोटेंशियल सामने आया। इसी जर्नी के दौरान बजाज के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी और जर्मन टेम्पो ब्रांड के कोलैबोरेशन में इंडिया में 3 व्हीलर प्रोडक्शन शुरू हुआ। कंपनी का नाम बजाज टेम्पो मोटर्स रखा गया और 1958 में गोरेगांव, मुंबई से टेम्पो हैंड सीट का प्रोडक्शन शुरू हुआ। फिर 2005 में कंपनी ने अपना नाम चेंज करके फोर्स मोटर्स कर लिया, जो एक क्लियर शिफ्ट था अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और नेक्स्ट फेज की ग्रोथ की तरफ। माइलस्टोन यहाँ सिर्फ व्हीकल लॉन्च करना नहीं था, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी को इंडियन मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना था और फिर उसे स्केल पर ले जाना था। धीरे धीरे ये व्हीकल्स इंडियन रोड्स पर कॉमन होते गए और एक नया ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम शेप लेने लगा। इस फाउंडेशन के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप को स्टेडीली एक्सपैंड करना शुरू किया। 1964 में टेम्पो वाइकिंग लॉन्च हुआ, जो कि एक 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल था जो उस टाइम के लिए काफी एडवांस था और प्रैक्टिकल यूज केसेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। फिर 1969 में आया मेटाडोर और ये वही प्रोडक्ट था जो कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। मेटाडोर एक मल्टीपर्पज डीजल व्हीकल था जो इंडियन रोड्स के लिए परफेक्टली सूटेड था, चाहे बात हो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, गुड्स मूवमेंट की या रूरल और अर्बन दोनों एनवायरनमेंट्स में यूसेज की। फिर 1987 में आता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज भी फोर्स मोटर्स की आइडेंटिटी डिफाइन करता है, टेम्पो ट्रैवलर। ये सिर्फ एक व्हीकल लॉन्च नहीं था, ये कैटेगरी डिफाइनिंग प्रोडक्ट था। ट्रैवलर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये मल्टीपल यूज केसेस सीमलेसली हैंडल कर सके, चाहे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, कार्गो मूवमेंट हो या एसेंशियल सर्विसेज हो। और इसी वर्सेटैलिटी की वजह से ये धीरे धीरे हर क्रिटिकल एप्लीकेशन का प्रेफर्ड चॉइस बन गया। एम्बुलेंसेज, स्कूल बसेस, पुलिस वैन, स्टाफ ट्रांसपोर्ट, जहां भी रिलायबल मोबिलिटी की जरूरत होती थी, वहां ये सोल्यूशन था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही डिफरेंट ट्रैवलर वेरिएंट्स हैं जो आज भी इन सब यूज केसेस में ऑपरेट कर रहे हैं। और आज सिचुएशन ये है कि ट्रैवलर अपने सेगमेंट में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है, अराउंड 65% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ, और इंडिया का मोस्ट प्रेफर्ड एम्बुलेंस प्लेटफॉर्म बन चुका है। फिर 1988 में फोर्स मोटर्स ने इंट्रोड्यूस किया टेम्पो ट्रैक्स, एक ऐसा व्हीकल जो स्पेशली रफ रोड्स और टफ कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया था। ये उन एरियाज के लिए बना था जहां नॉर्मल गाड़ियां स्ट्रगल करती है, जैसे कि रूरल रोड्स, हिली रीजन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स या ऐसे रूट्स जहां ड्यूरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेम्पो ट्रैक्स का फोकस सिंपल था, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, रिलायबल परफॉर्मेंस और वर्सेटैलिटी। इसी वजह से ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से लेके कार्गो मूवमेंट तक और इवन स्पेशल एप्लीकेशंस में भी यूज होने लगा। आप स्क्रीन पर इनका करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। धीरे धीरे ये फर्स्ट चॉइस बनता गया और यही फोर्स मोटर्स का स्टाइल रहा है, फ्लैशी प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल सॉल्यूशंस बिल्ड करना। अब यहीं से स्टोरी एक नए लेवल पर एंटर करती है। 1982 में फोर्स मोटर्स ने डाइमलर बेंज के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, जहां मर्सिडीज बेंज का OM 616 इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ।
ये क्रूशल मोमेंट था क्योंकि यहीं पर फोर्स मोटर्स ने प्रूव किया कि वो जर्मन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर सकते हैं, सेम लेवल का प्रेसिशन और कंसिस्टेंसी। और ये ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ, ये सालों के एग्जीक्यूशन का रिजल्ट था। फिर 1997 में ये रिलेशनशिप और डीपन हो गई जब फोर्स मोटर्स ने मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए इंजन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और साथ ही ZF के साथ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के लिए टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया। इस स्टेज पर कंपनी एक ट्रस्टेड इंजीनियरिंग पार्टनर बन चुकी थी और ये जर्नी यहीं नहीं रुकती है, ये और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। 2015 में फोर्स मोटर्स ने BMW के लिए इंजन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ये कोलैबोरेशन एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन था और इसका स्केल भी क्लियरली दिखाई देता है। जुलाई 2025 में कंपनी ने अपना 100,000 BMW इंजन रोल आउट किया और इसी के साथ इस पार्टनरशिप के 10 साल कंप्लीट होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट किया। इस पॉइंट पर फोर्स मोटर सिर्फ एक इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं रहा था, बल्कि ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स का ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन चुका था। फिर 2016 में मर्सिडीज बेंज के लिए पुणे के चकान प्लांट में डेडिकेटेड फैसिलिटी ऑपरेशनल हुई, जहां उनके इंजन्स और एक्सेस मैन्युफैक्चर होने लगे। और फिर 2018 में स्टोरी एक और लेवल अप होती है जब फोर्स मोटर्स ने रोल्स रॉयस पावर सिस्टम्स के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया। इस कोलैबोरेशन के थ्रू हाई परफॉर्मेंस इंजन्स मैन्युफैक्चर होते हैं जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए सप्लाई किए जाते हैं। अगर आप इस पूरी जर्नी को देखें तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। पहले डाइमलर के साथ कोलैबोरेशन, फिर मर्सिडीज के लिए डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद BMW के साथ पार्टनरशिप और फिर फाइनली रोल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर। ये डेकेड्स ऑफ ट्रस्ट, प्रेसिशन और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है, जहां फोर्स मोटर्स ने स्टेप बाय स्टेप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है ग्लोबल लेवल पर। अब यहाँ एक नेचुरल सवाल आता है, अगर फोर्स मोटर्स इन लग्जरी ब्रांड्स के लिए इंजन्स बना रहा है तो फिर अपनी खुद की परफॉर्मेंस कार क्यों नहीं बनाता? आंसर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोर्स मोटर्स इन इंजन्स को मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उनका डिजाइन, टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स BMW और मर्सिडीज के पास होते हैं। मतलब कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उन कंपनीज की है। और अगर फोर्स मोटर्स को अपना खुद का हाई परफॉर्मेंस इंजन डेवलप करना है तो उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ये सिर्फ स्केल का गेम नहीं है, ये डीप R&D का गेम है। एग्जाम्पल के लिए मर्सिडीज बेंज इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी पर लगभग 14 बिलियन यूरो इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही उनके पास 150,000 से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं जो उनके इंजीनियरिंग एज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर आप फोर्स मोटर्स का साइज देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 29,000 करोड़ के आसपास है। तो इतना हैवी R&D स्पेंड और रिस्क लेना इस स्टेज पर उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि फोर्स मोटर्स ने पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में एंटर करने की कोशिश नहीं की। 2011 में उन्होंने फोर्स 1 SUV लॉन्च की थी, लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में ट्रैक्शन नहीं ला पाया और इवेंचुअली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 5 सालों में कंपनी सिर्फ लगभग 3,000 यूनिट्स ही सेल कर पाई, जो क्लियरली दिखाता है कि ये सेगमेंट सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं बल्कि ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम है। इसलिए फोर्स मोटर्स ने क्लियर स्ट्रैटेजी चूज की है, जहां वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, हाई प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रॉन्ग B2B पार्टनरशिप्स और नीश सेगमेंट में डोमिनेंस। फिर 2013 में फोर्स मोटर्स ने इंट्रोड्यूस किया फोर्स गोरखा, एक आइकॉनिक ऑफ रोडर जो एक्सट्रीम टेरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये व्हीकल सिर्फ एंथुजियास्ट के लिए नहीं बल्कि रियल टफ कंडीशंस के लिए बना है। इसी वजह से ये इंडियन आर्मी में भी वाइडली यूज होता है, जहां ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस नॉन नेगोशिएबल होते हैं। गोरखा फोर्स मोटर्स का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को शोकेस करता है, लेकिन फिर भी ये एक नीश सेगमेंट में ही पोजीशनड है। फिर 2019 में फोर्स मोटर्स ने मोनो बस लॉन्च किया, जो उनका एंट्री था फुली बिल्ट बस सेगमेंट में। ये प्रोडक्ट शेयर्ड मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जहां कंफर्ट, सेफ्टी और एफिशिएंसी पर क्लियर फोकस है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उनके करंट बस ऑफरिंग्स हैं जो आज भी इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत क्लियर टर्न अराउंड स्टोरी नजर आती है, लेकिन इसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। फोर्स मोटर्स का B2B बिजनेस कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। हमने देखा कि मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन 1997 से है, BMW 2015 और रोल्स रॉयस 2018 से है। मतलब कैपेबिलिटी तो काफी पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पहले ये बिजनेस इतने लार्ज स्केल पर नहीं थे और ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड था। इसी वजह से कंपनी के मार्जिन सालों तक 5 से 9% के रेंज में थे और FY21 के आसपास गिरकर सिर्फ 1 से 2% तक आ गए, जहां कंपनी लॉसेस में भी चली गई।
फिर धीरे धीरे एक शिफ्ट आता है, लेकिन ये शिफ्ट कैपेबिलिटी का नहीं, स्केल का था। BMW और मर्सिडीज के ऑर्डर्स रैंप अप होने लगे, मैन्युफैक्चरिंग का यूटिलाइजेशन बढ़ने लगा और हाई मार्जिन B2B बिजनेस का शेयर ओवरऑल मिक्स में क्लियरली इंक्रीज होने लगा। साथ ही ट्रैवलर जैसे सेगमेंट में कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बनी रही, जहां उनके पास प्राइसिंग पावर भी था। और इसी फेज में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी स्मार्टली एक्सपैंड किया। 2022 में फोर्स मोटर्स ने अर्बानिया लॉन्च किया, जो एक प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी प्रोडक्ट है और ये क्विकली मार्केट में एक्सेप्टेंस ले आया। फिर 2024 में उन्होंने गुरखा का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया, 3 डोर के साथ साथ 5 डोर वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया, जो इस प्रोडक्ट को और वाइडर ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बनाता है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट नंबर्स में क्लियरली दिखने लगा। मार्जिन्स जो पहले 1 से 2% तक गिर गए थे, वो स्टेडीली एक्सपैंड होकर आज 15 से 16% तक पहुंच चुके हैं और प्रॉफिट्स भी लॉसेस से निकलकर 100 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 800 करोड़ और अब 1300 करोड़ प्लस तक पहुंच गए हैं। और रीसेंट मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Q3 FY26 में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ दिखाई। डोमेस्टिक होलसेल वॉल्यूम्स अराउंड 47% ग्रो हुए, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि डिमांड और एग्जीक्यूशन दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये एवोल्यूशन की स्टोरी है। फोर्स मोटर्स ने अपनी स्ट्रेंथ्स को स्केल किया, मार्जिन्स एक्सपैंड किए और साथ ही ईवी जैसे नए सेगमेंट्स में एंट्री करके क्लियरली दिखाया कि वो फ्यूचर के लिए भी रेडी है। तो अगर इस पूरी स्टोरी को सम अप करें तो फोर्स मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो हेडलाइंस में नहीं रहती, लेकिन क्वाइटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर चुकी है, स्पेशली ग्लोबल B2B मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग स्टोरी के साथ कुछ क्लियर रिस्क्स भी आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट बिजनेस 3 मेजर लग्जरी ब्रांड्स पर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से किसी ने स्ट्रैटेजी चेंज की, लोकलाइजेशन शिफ्ट किया या वॉल्यूम रिड्यूस किए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फोर्स मोटर्स पर आ सकता है। दूसरा रिस्क है ICE डिपेंडेंसी। आज का मेजर बिजनेस इंटरनल कंबशन इंजन्स पर बेस्ड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में EV ट्रांजिशन का इम्पैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरा रिस्क है लिमिटेड ब्रांड प्रेजेंस इन पर्सनल व्हीकल्स। जहां कंपनी ऑलरेडी एक बार स्ट्रगल कर चुकी है, तो फ्यूचर ग्रोथ लार्जली B2B सेगमेंट्स और नीश सेगमेंट्स पर डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन इन सब के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टेक अवे भी है। फोर्स मोटर्स ने कॉन्शियसली स्केल के पीछे भागने के बजाय डेप्थ चूज की है। उन्होंने वो काम पिक किया है जहां एंट्री बैरियर्स हाई है, कंपटीशन लिमिटेड है और ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं। और शायद इसी वजह से ये कंपनी फ्लैशी नहीं है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ऐसी स्टोरी है जहां ग्रोथ शोर मचाकर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सस्टेनेबल होती है। अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव बिजनेस स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से स्टॉक के पीछे की कहानी और बिजनेस समझना चाहेंगे। और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.